आखिरकार बड़े भाई वापस आ गए। तो अब मेरी तरह का नकली यंग मास्टर भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अभी अपना सामान पैक करके सड़क पर सोने चला जाता हूँ। बस बड़े भाई खुश रहें, मेरे लिए वही काफी है। मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत अपना फोन निकाला और मूविंग कंपनी को कॉल कर दिया। मैंने कभी चालाकियां या साजिशें करना नहीं सीखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कहा जाए उसे पूरा किया जाए। जब उसने खुद ऐसी इच्छा जताई है तो उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। आज वो दिन था जब मुझे आखिरकार लू परिवार में वापस लाया गया था और सेना से रिटायर होकर लौटने का ये मेरा तीसरा दिन था। ये हैं मेरे असली पिता, और ये हैं मेरी माँ, और ये हैं लू जीशवान, वही नकली यंग मास्टर जो पिछले 20 साल से मेरी जगह जी रहा था। आखिरकार बड़े भाई वापस आ गए, तो अब मेरी तरह का नकली यंग मास्टर भी यहां से निकल जाना चाहिए। मुझे पता है बड़े भाई मुझसे नफरत करते हैं। मैं अभी अपना सामान पैक करके सड़क पर सोने चला जाता हूं। बस बड़े भाई खुश रहें। जीशवान, ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? तुम हमेशा मेरी औलाद रहोगे। लू झेंग, अभी अभी घर लौटे हो और आते ही अपने छोटे भाई को घर से निकाल रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची? मैं इसे मजबूर कर रहा हूं। पापा, मम्मी, कृपया बड़े भाई को मत डांटिए। गलती मेरी है। मुझे उनकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अभी चला जाता हूं, खाली हाथ। फुटओवर ब्रिज के नीचे रिस्पेक्ट रहूंगा और भीख मांगकर गुजारा करूंगा। समझ गया, ये अपनी इच्छा बता रहा है। इसे सड़क पर सोना है और पुल के नीचे रहकर भीख मांगनी है। अगर इसकी यही इच्छा है तो मैं जरूर इसे पूरा करूंगा। ऑर्डर बुक करो, अर्जेंट। क्या आप मिस्टर लू हैं जिनके नंबर के आखिरी 4 अंक 7758 हैं? आपने गोल्ड मूविंग सर्विस बुक की थी। कौन सा कमरा शिफ्ट करना है सर? इसके कमरे में जाओ। इसका पूरा सामान पैक करो। इसे फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट करना है। कृपया सारा सामान वहीं पहुंचा देना। जी सर। लू झेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मां, अभी कुछ देर पहले इसी ने खुद कहा था कि यह सड़क पर जाकर सोएगा। मैं तो बस इसकी मदद कर रहा हूं। इसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है और सामान भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने मूविंग कंपनी बुला ली। इसमें आखिर गलत क्या है? भैया, मैं तो बस। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ऊपर दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ पहला कमरा पूरा खाली कर दो। जी सर, पेमेंट मैं पहले ही कर चुका हूं। ऊपर से 500 युआन टिप भी दी है। बस थोड़ा जल्दी करना। जी बॉस। अरे हरामखोरों, कुछ मत उठाना। मैं कहीं नहीं जा रहा। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। पापा, मर्द की जुबान हमेशा निभानी चाहिए। इसने खुद कहा था कि ये जाएगा। मैं तो सिर्फ इसकी बात पूरी कर रहा हूं। मर्द की बात हवा में नहीं उड़ जानी चाहिए। सारा सामान ट्रक में रख दिया गया है। जीशवान, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मां। मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई घर से नहीं निकाल सकता। मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो खुद कह रहे थे कि चले जाओगे, अब कह रहे हो नहीं जाओगे। क्या ये सीधा सीधा झूठ नहीं हुआ? आह भैया, दर्द हो रहा है। जो कसम खुद खाई है उसे घुटनों के बल रेंग कर भी पूरा करना पड़ता है। ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन रोड वाले फ्लाईओवर पर चलो। वहां नीचे काफी जगह है और बारिश का पानी भी नहीं टपकता। जी सर। मैं इसके लिए एक मोटा विंड प्रूफ टेंट खरीद चुका हूं और स्टील का एक टूटा हुआ कटोरा भी। ये रहा टेंट, और ये रहा तुम्हारा भीख मांगने वाला कटोरा। तुम सड़क पर सोना चाहते थे और भीख मांगना चाहते थे। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया है। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। अरे, दरवाजा कोई खोल क्यों नहीं रहा? तुम डाकू हो? यह कमरा पहले नौकरानी का था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सेना में कीचड़ के गड्ढों में भी सोया है। यह तो फिर भी काफी अच्छा है। सबकी चिंता के लिए धन्यवाद। कल रात मैंने पूरा समय फ्लाईओवर के नीचे बिताया और अब मुझे तेज बुखार हो गया है। लेकिन मैं बड़े भाई को दोष नहीं देता। उन्होंने बाहर बहुत तकलीफें झेली हैं। अगर वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालते हैं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं बस यही चाहता हूं कि बड़े भाई मुझे माफ कर दें। वैसे भी मेरी तबीयत पहले से ही खराब रहती है। अगर किसी दिन मैं इस दुनिया में ना रहूं तो कृपया बड़े भाई का ख्याल रखना। बेचारा जीशवान, वो लड़का सच में हद पार कर चुका है। जानगुओ, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब आखिर कब तक चलेगा?
मैंने गाड़ी भेज दी है, जल्दी अस्पताल चले जाओ। इसने खुद कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और ये भी कहा कि किसी दिन ये नहीं रहेगा। ये तो सीधा जान का खतरा है। ऐसी चीजों की तैयारी पहले से करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए 1 करोड़ युआन का क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया है, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि तुम ज्यादा दिन नहीं रहोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो, जरूरत पड़ी तो मैं और भी खरीद दूंगा। भैया, क्या आप मुझे मरने की बद्दुआ दे रहे हैं? ये बात तो तुमने खुद कही थी। मैं तो बस इमरजेंसी प्लान तैयार कर रहा हूं, इसमें दिक्कत क्या है? भैया, कल रात टेंट में हवा तो नहीं लग रही थी? लू झेंग, कल से मेरे साथ कंपनी चलोगे, सबसे नीचे वाले पद से काम शुरू करोगे। मैं भी देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ठीक है पापा, मैं भी चलूंगा। मैं भी बड़े भाई की मदद करना चाहता हूं। तुम्हें तेज बुखार है, ऑफिस जाकर क्या करोगे? जीशवान, नहीं, तुम नहीं जाओगे। बड़े भाई अभी अभी लौटे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। मुझे उनकी मदद करनी होगी। अगर बड़े भाई की मदद करते करते मेरी ऑफिस की टेबल पर ही मौत भी हो जाए तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। क्या कहा तुमने? भैया, मैं आपके लिए ऑफिस की टेबल पर मरने तक को तैयार हूं। ठीक है, मैंने याद रख लिया। जाओ हाय, अंदर आओ। इसे सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दो, और सबसे मुश्किल क्लाइंट्स इसी को देना। अगर टारगेट पूरा ना करे तो इसे कंपनी से निकाल देना। जी प्रेसिडेंट लू, मेरे बड़े भाई को अभी कुछ नहीं पता। उम्मीद है आप सब उनका साथ देंगे। बड़े भाई की मदद करने के लिए मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाऊंगा। हालांकि मेरा सिर बहुत चकरा रहा है और दिल भी बहुत तेज धड़क रहा है, लेकिन अगर इससे बड़े भाई की मदद हो जाए तो ऑफिस की टेबल पर मर जाना भी मुझे मंजूर है। चक्कर आना, दिल का तेज धड़कना, दोपहर का खाना न खाना, ऊपर से सुबह तेज बुखार होने के बावजूद इसने खुद ही ड्रिप निकाल दी। आर्मी मेडिकल मैनुअल के मुताबिक ये अचानक हार्ट फेल होने से पहले के हाई रिस्क लक्षण हैं। इसने तो मरने की पूरी तैयारी कर ली है, तो इसकी अंतिम तैयारी भी अच्छे से हो जानी चाहिए। साथियों, कॉमरेड लू जीशवान ऑफिस की टेबल पर मरने वाला है। मैंने इसके लिए सोने जैसी नैनम लकड़ी का एक प्रीमियम अस्थि कलश बुक कर दिया है। 1 घंटे में वो कंपनी के हॉल में पहुंच जाएगा। सभी विभागों के कर्मचारी श्राद्ध भोज के लिए तैयार रहें। शोक राशि अपनी इच्छा से देना। लू झेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ग्रुप में ये कैसी बकवास भेज रहे हो? मरने की बात तो खुद इसी ने कही थी। मैं तो बस इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा हूं। सावधानी में ही समझदारी है, इसे कहते हैं ओवरऑल प्लानिंग। मिस्टर लू, नीचे एक शव वाहन आया है और उसके साथ एक अस्थि कलश भी है। उन्होंने कहा है आपसे साइन करवाने हैं। ठीक है। हेलो, लू ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में एक मरीज है। उसे चक्कर आ रहे हैं, दिल बहुत तेज धड़क रहा है और अचानक हार्ट फेल होने का शक है। कृपया डिफिब्रिलेटर और एपिनेफ्रिन लेकर तुरंत पहुंचिए। पापा, देखिए ना, बड़े भाई ने ग्रुप में क्या भेजा है। वो मुझे ऐसी बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? लू झेंग, अभी इसी वक्त एचआर में जाकर अपना हिसाब ले और मेरी नजरों से दूर हो जा। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। हिलना मत, सांस सामान्य रखो। अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ो। एम्बुलेंस किसने बुलवाई? मरीज कहां है? यही है, इसे चक्कर आ रहे हैं, दिल बहुत तेज धड़क रहा है, ऊपर से तेज बुखार भी है, और अभी अभी इसने खुद ड्रिप निकाल दी है। यह अचानक हार्ट फेल होने के संकेत हैं। हार्ट फेल होना मजाक नहीं होता। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हिलना मत। दिल की बीमारी कभी भी जान ले सकती है। जल्दी ईसीजी करो, इसे तुरंत अंदर ले चलो। डॉक्टर, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। इंसान की जान सबसे जरूरी होती है। अगर इलाज में देर हुई तो जिम्मेदारी लोगे? परिजन पीछे हटिए। लू झेंग, तुम मुझे फंसा रहे हो। मैं नहीं, मरने की बात खुद तुमने कही थी। मैं तुम्हें कंपनी में मरने नहीं दे सकता। अस्थि कलश भी तैयार है, अगर इलाज सफल ना हुआ तो सीधे उसी में रख देंगे। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। पापा, मुझे बचाइए। संकट टल चुका है, सभी लोग अपनी मीटिंग जारी रख सकते हैं। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो, अस्पताल चलते हैं। फिलहाल संकट टल गया है। लू जीशुआन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अस्थि कलश फिलहाल इस्तेमाल नहीं होगा।
जब तक चाहें लॉबी में रखी कागज की लग्जरी कार के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। श्राद्ध भोज का समय बाद में बताया जाएगा। ये सारे क्लाइंट कंपनी के सबसे मुश्किल केस हैं। कोई दिवालिया हो चुका है तो कोई पुराना बकायेदार है। ये झांग क्यांग कंपनी के 3 मिलियन युआन दबाकर बैठा है। 2 साल हो गए, आज मैं उससे पैसे लेकर ही लौटूंगा। झांग क्यांग इलाके का नामी गुंडा है, तुम जरा संभल कर जाना। लू ग्रुप, अपने पैसे लेने आया हूं। क्या लू परिवार में कोई आदमी नहीं बचा था जो तुम्हारे जैसे बच्चे को भेज दिया? निकल जाओ यहां से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कर्ज लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा, यही दुनिया का नियम है। बहुत इज्जत दे दी मैंने तुम्हें। ट्रांसफर करो 3 मिलियन। पैसे मिल गए। जीशवान, तुम यहां क्यों आए हो? क्या बड़े भाई को मारकर ही चैन मिलेगा तुम्हें? मैं इसे मार नहीं रहा, मैं तो इसकी जान बचा रहा हूं। भैया, अगर मुझे तकलीफ देकर आपको खुशी मिलती है तो मैं सब सह लूंगा। आप चाहे मुझे पीट ले, फिर भी मैं पलटकर हाथ नहीं उठाऊंगा। कृपया बड़े भाई को मत डांटिए, उन्होंने बाहर बहुत दुख झेले हैं। अगर उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है तो यह बिल्कुल सामान्य है। मेरे भोले बच्चे, तू इतना अच्छा क्यों है? जब तक मैं यहां हूं देखता हूं ये तुझे हाथ कैसे लगाता है। अभी तुमने खुद कहा था तुम मार खा लोगे, लेकिन पलटकर हाथ नहीं उठाओगे, सही है? हाँ, अगर बड़े भाई का गुस्सा शांत हो जाए तो मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। क्यांग, अस्पताल के वीआईपी वार्ड में एक आदमी लेकर आओ। प्रोफेशनल एमएमए फाइटर होना चाहिए, और ऐसा जो बिल्कुल भी रहम ना करे। कुछ पसलियां टूट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बस अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं कभी ऐसे इंसान को नहीं मारता जो पलटकर जवाब न दे सके, वो सही नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं, इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल फाइटर बुलाया है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बस 10 मिनट इंतजार करो। तुम पागल हो गए हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं कभी मजाक नहीं करता, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। भैया झेंग, कौन पिटना चाहता है? यही, इसी को पीटना है। शुरू करो, पूरे 3 राउंड। बचाओ मां, मुझे बचाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस बुलाऊंगा। मां! ये सब खुद इसी की मांग थी। एक बालिग इंसान को अपनी बात की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। क्यांग, इसे बाहर घसीटो। लू झेंग, पागल हो गए हो क्या? मेरे बड़े भाई को छोड़ दो। पहला राउंड शुरू। जो बात मुंह से निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जाता। लू जीशवान, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैंने वो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें लू जीशवान खुद पिटने की बात कर रहा था। अगर हिम्मत है तो इन्हें बोलो मुझे जान से मार दें, मैं सब सह लूंगा। ये बात भले ही उसी की मांग पर हुई हो, लेकिन किसी को मारना फिर भी गलत है। मैंने जुर्माना भर दिया। क्यांग और उसके लोगों को 24 घंटे के लिए हिरासत में रखा गया। लू जीशवान 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। लू जियानगुओ पूरी तरह आग बबूला हो गया और मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैंने जरा भी परवाह नहीं की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बाहर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और फिर कंपनी में काम पर लौट गया। मैं पहले की तरह कर्ज वसूलने निकल पड़ा। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर कंपनी के सारे पुराने, मुश्किल और डूबे हुए कर्ज मैंने एक एक करके वापस वसूल लिए। अब झाओ हाई की नजरों में मेरे लिए सिर्फ सम्मान ही बचा था। उसने मेरी सारी उपलब्धियां लू जियानगुओ को बताईं, और इस बार लू जियानगुओ के पास कुछ कहने को नहीं बचा। उस दिन दोपहर में मैं कंपनी के नीचे बैठकर खाना खा रहा था, तभी लू दाओ अचानक मेरे पास आ गई। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, कितने चाहिए? 5 मिलियन। किस लिए? मेरे साथ धोखा हो गया। दूसरे भाई ने मुझे एक प्रोजेक्ट में निवेश करने को कहा था। मैंने अपनी सारी बचत उसमें लगा दी, ऊपर से सूद पर भी पैसे उधार ले लिए। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट गायब हो चुका है और साहूकार मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ये साफ साफ एक जाल था। लू जीशवान लू दाओ को अपने काबू में करना चाहता था। मुझे उनके पास ले चलो। तुम वहां जाकर क्या करोगे? वो सब गुंडे हैं, तुम्हें मार डालेंगे। मिस लू, पैसे तैयार हैं? असल रकम कितनी थी? मूल रकम और ब्याज मिलाकर 5 मिलियन। कानूनी ब्याज मैं दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा 1 पैसा भी नहीं। मरना चाहते हो क्या? ये लो, 2 मिलियन मूल रकम और कानूनी ब्याज। अब हिसाब बराबर। अगर दोबारा इसके पास आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है।
कोई बात नहीं, चलो। अब तुम्हें एक हिसाब बराबर करना है। क्या उसने सच में मुझे जानबूझकर फंसाया था? हाँ, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। एक सच्चा बड़ा भाई कभी भी अपनी बहन को सूदखोरों से कर्ज लेने नहीं देता। कुछ दिनों बाद लू जीशुआन अस्पताल से लौट आया, लेकिन अब लू दाओ उसे कभी दूसरा भाई नहीं कहती थी। उल्टा वो हर समय मेरे पीछे घूमती रहती और मुझे बड़े भाई कहकर बुलाती। जब लू जीशुआन ने देखा कि लू दाओ अब उसकी तरफ देखती तक नहीं, तो उसके अंदर का डर अपनी हद तक पहुंच गया। बड़े भाई, पहले मैं ही नासमझ था। दादाजी के जन्मदिन पर मैंने आपके लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। कौन सा सरप्राइज? उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा। बड़े भाई, ये जाम आपकी खुशी में। मैं पहले पीता हूं, आप आराम से पीजिए। मैं शराब नहीं पीता। सब तैयार हैं? हाँ। दवा असर करते ही वो बिल्कुल पागल इंसान जैसा हो जाएगा। इसे उसकी बर्ड्स नेस्ट सूप में मिला दो। बस जन्मदिन की पार्टी में अगर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे तो दादाजी उसे खानदान से जरूर निकाल देंगे और फिर इस परिवार का इकलौता वारिस सिर्फ मैं रह जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी आखिर तक खेलूंगा। दादाजी के जन्मदिन वाले दिन पूरा होटल मेहमानों से भरा हुआ था। आ गए। बड़े भाई, ये बर्ड्स नेस्ट सूप दादाजी ने खास आपके लिए बनवाया है। ज्यादा खाइएगा। तुमने कहा था मेरी हर चीज मुझे वापस कर दोगे। लू जीशुआन एक पल के लिए चौंक गया। बिल्कुल, मेरी हर चीज बड़े भाई की है। अच्छा, तो मुझे तुम्हारा वाला कटोरा चाहिए। भैया, दोनों कटोरे तो एक जैसे हैं, बदलने की क्या जरूरत है? मुझे इसका डिजाइन पसंद नहीं, मुझे तुम्हारा वाला चाहिए। तुमने ही तो कहा था तुम्हारी हर चीज मेरी है। झेंग, ये तो सिर्फ बर्ड्स नेस्ट सूप है, इसे बदलने की क्या जरूरत है? दादाजी, मैं बस इसकी सच्चाई जांच रहा हूं। खाओ। मुझे अचानक पेट दर्द हो रहा है। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। पहले खाकर जाओ। लू झेंग, हद मत पार करो। अगर हीन हीन नहीं खाना चाहता तो रहने दो। तुम उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? दवा बाएं वाले कटोरे में डाली थी जो लू झेंग के लिए था। नालायक। दादाजी, पापा, मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैं एक पल के लिए बहक गया था। तुमने खुद कहा था मेरी हर चीज का बोझ उठाओगे, तो अब पागल भी तुम ही बनो। मैं हूं दबंग सीईओ। मैं ही लू परिवार का इकलौता वारिस हूं। मैं तुझे मार डालूंगा। सिक्योरिटी, इसे तुरंत बाहर ले जाओ। जल्दी बाहर निकालो। एक बार फिर एम्बुलेंस लू जीशुआन को लेकर चली गई। इस बार उसे मानसिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इधर आओ। तुम्हें पहले से पता था कि वो खाने में दवा मिलाने वाला है? हाँ। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता भी देता तो क्या आप मेरा यकीन करते? मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब लू परिवार मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैं लू परिवार में पैसों के लिए वापस नहीं आया। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि बचपन में मैं आखिर खोया कैसे था। मैंने अपने गांव जाकर जांच करवाई। उस दिन सू हुई मुझे पार्क लेकर गई थी। मैं खुद नहीं खोया था। उसी ने मुझे बच्चे बेचने वाले गिरोह को बेच दिया था। बकवास बंद करो। तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो आदमी 2 साल पहले ही पकड़ा जा चुका है। उसने खरीदार की पूरी जानकारी दे दी, यहां तक कि पैसों के ट्रांसफर की रसीद की कॉपी भी। पैसे भेजने वाली सू हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। उस समय लू परिवार दिवालिया होने की कगार पर था। हमें कहा गया था कि बड़े पोते की किस्मत कुर्बान किए बिना यह संकट नहीं टलेगा। ये बात उसी फेंगशुई वाले ने कही थी। सही है ना? माफ कर दो झेंग, उस वक्त तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें नहीं भेजते तो पूरा लू परिवार खत्म हो जाता। इसलिए हमने तुम्हें भेज दिया और लू जीशुआन को खरीद कर लाए ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। और पूरे 20 साल तक उसने लू परिवार की सारी दौलत और ऐशो आराम का मजा लिया। तुम लोगों के जन्म देने का एहसान मैं पहले ही चुका चुका हूं। लू जीशुआन की किस्मत ने लू परिवार की दौलत बचाकर रखी, लेकिन अब वो पूरी तरह बेकार हो चुका है और लू परिवार के ये गंदे पैसे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बड़े भाई, कृपया मत जाइए। अच्छे से पढ़ाई करना। अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। 1 महीने बाद लू परिवार का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया। सालों पहले बच्चों की खरीद फरोख्त का सच पूरी तरह उजागर हो गया। लू ग्रुप के शेयर तेजी से गिरने लगे और कंपनी
दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। लू जीशुआन को मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन गलत दवाइयां लेने की वजह से उसके दिमाग की नसों को ऐसा नुकसान पहुंचा जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। वो सचमुच एक मूर्ख बन चुका था। लू जियांगुओ को स्ट्रोक आया और उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। सू हुई हर दिन आंसुओं में डूबी रहती। उसे अब दो दो अपाहिज लोगों की देखभाल करनी पड़ रही थी। लू दाओ लू परिवार का घर छोड़कर बाहर आ गई। मैंने उस दिन की व्यवस्था कर दी और उसकी कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया। मैंने एक कार रिपेयर वर्कशॉप खोल ली, जहां मेरे साथ फौज से रिटायर हुए मेरे पुराने साथी भी काम करने लगे। हर दिन ग्रीस और तेल से मेरे हाथ जरूर गंदे हो जाते थे, लेकिन दिल पूरी तरह सुकून में था। भैया, कुछ पैसे दे दो। वो सचमुच सड़क पर रहने लगा था और सचमुच भीख मांगने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में जो भी बातें कही थीं, मैंने एक एक करके उन्हें सच कर दिखाया। लो, जाकर गरम गरम बन खरीद लेना। मैं कभी लोगों की बातों का छिपा हुआ मतलब नहीं समझता। मैं सिर्फ वही मानता हूं जो उनके शब्दों का सीधा मतलब होता है, और मैं कभी भी जरा सी भी नरमी नहीं बरतता।